नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार युवक की हुई मौत। मृतक युवक अपनी बहन को अलवर छोड़कर जा रहा था अपने गांव। युवक की हत्या कर लाश सड़क किनारे फेंकी। परिजनों ने अज्ञात व्यक्तियों पर हत्या करने का लगाया आरोप। अलवर शहर में श्वान ने हमला कर आधा दर्जन लोगों को किया जख्मी। नागरिकों ने नगर निगम से श्वान को पकड़ने की मांग की। बहरोज के बांध में बिजली का तार टूटने से 5 भैंसों की हुई मौत। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर लगाया लापरवाही का आरोप। और अब खबरें विस्तार से। राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में ऑपरेटर द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। सामान्य चिकित्सालय में नवनिर्माण पार्क में फलों के पौधों का पौधारोपण भी किया गया। प्रभारी ऑपरेटर्स व समाज सेवी नीतीश शर्मा ने बताया कि चिकित्सालय में फलों व छायादार के पौधे लगाए गए व इनकी देखरेख करने का संकल्प भी लिया गया, जिसमें सहायक लेख अधिकारी मनीष शर्मा, प्रभारी फार्मासिस्ट सुधीर यादव, कामेश, सहायक प्रशासनिक अधिकारी बिल्लूराम यादव, प्रभारी ऑपरेटर्स नीतीश शर्मा, देवेंद्र शर्मा, मुरारी सिंह, भागचंद, आकाश कुमार, दीपक नंदा, संजय जाटव, सुभाष चौहान, हेमंत सैनी, दीपक सैनी, खन्ना सैनी आदि उपस्थित रहे। मुंडावर उपखंड के गांव बहरोज में शनिवार को बांध के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार टूटने से 5 मवेशियों की करंट लगने से मौत हो गई। इससे पशुपालकों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। पानी में करंट पहुंचने पर पशुपालकों में हड़कंप मच गया। उन्होंने तुरंत विद्युत सब स्टेशन में फोन कर लाइन को बंद करवाया। इसके बाद पशुपालकों ने राहत की सांस ली। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो कई भैंस और करंट की चपेट में आ सकती थी। पशुपालकों ने बताया कि रोजाना की तरह गाँव की भैंसें पहाड़ में नागौरी बांध की तरफ गई हुई थी, जो बांध में नहा रही थी। इसी बीच तालाब के बीच से गुजर रही 11,000 वोल्टेज बिजली की तार अचानक टूटकर तालाब में जा गिरी। पशुपालक श्रवण सिंह की 3 भैंस व 1 कट्टड़ी व अन्य भैंस इसकी चपेट में आ गई। भैंसों व कट्टड़ी ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। एक साथ 5 मवेशियों की मौत हो जाने पर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया। ग्रामीणों ने पीड़ित पशुपालकों को प्रशासन की तरफ से उचित मुआवजा दिलवाने की मांग की है। वहीं मुंडावर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद ने दूरभाष के माध्यम से ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि पशुपालक को उचित मुआवजा दिलवाने के लिए उच्च अधिकारियों से बात कर पशुपालकों को उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। इसके बाद ग्रामीण शांत हुए। बांध में पानी भरा हुआ है, आगे एक बाबा जी की लाइट जा रही है। उस लाइट में वो तार टूटने से पूरे पानी में करंट फैल गया और उसमें वो भैंस घुसी हुई थी पानी में। तो तीनों को जो जितनी भी थे इसमें सब में करंट लगने से मौत हो गई। आपकी कितनी भैंसें थी? हमारी 3 थी। 3 भैंसें थी। हाँ। लगभग कितने रुपए नुकसान हो गया आपको? हमारा हो गया होगा 2 लाख के समझ। ग्रामीणों की जन समस्याओं को सुनने एवं उनका मौके पर त्वरित निस्तारण करने के लिए 30 अगस्त को रात्रि चौपाल का जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता अलवर की अध्यक्षता में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चिड़वई तहसील गोविंदगढ़ में आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चौपाल में प्राप्त परिवेदनाओं का त्वरित निस्तारण करें। ग्रामीणों से पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, आंगनवाड़ी सेवाओं, सामाजिक न्याय व अधिकारिता, मनरेगा, शिक्षा, रसद, पशुपालन व अन्य विभागों की सेवाओं का फीडबैक लिया। इस दौरान आमजन ने बिजली व पानी की समस्या से रूबरू करवाया। यहां आए दिन बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। इस समस्या के कारण आटा चक्की तक बंद है, जिससे भोजन तक में समस्या खड़ी हो रही है। वहीं पानी के भी पूरे इंतजाम नहीं है। इसके अलावा रास्ते व अतिक्रमण, राशन कार्ड, चिकित्सा, जल जीवन मिशन से टूटी सड़क, शिक्षा विभाग की परिवेदनाओं को जिला कलेक्टर ने सुनकर संबंधित अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने यह भी कहा कि परिवेदना का निस्तारण करते ही रिपोर्ट भी भेजे। रात्रि चौपाल के दौरान एक राशन कार्ड का इशू सामने आया, जिसमें परिवादी 2 वर्ष से लेकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों के पास घूम रहा था। परिवादी का राशन कार्ड ग्रामीण क्षेत्र से गोविंदगढ़ के शहरी क्षेत्र में जुड़ गया था, लेकिन 2 वर्ष से वह ग्रामीण क्षेत्र में नहीं बदला जा रहा था, जिसे देखकर जिला कलेक्टर अलवर ने रसद विभाग के अधिकारी को तत्काल राहत प्रदान करने के आदेश दिए। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने बताया कि रात्रि चौपाल में समस्त विभागों के प्रतिनिधि थे। जो परियोजनाएं आई उनमें जल जीवन के रोड कटिंग के इशू हैं वह आए हैं, जिनके बिजली के कुछ इश्यूज हैं, डीपी के नए कनेक्शन के इश्यूज हैं, कुछ अतिक्रमण के इश्यूज भी आए हैं। एक सभी डिपार्टमेंट का जनरल रिव्यू भी लिया गया, जिसमें और क्या बेहतर कर सकते हैं डिपार्टमेंटल एंगल से उसे रिव्यू किया गया।
कुछ इश्यूज गोविंदगढ़ के भी आए हैं, जिनमें बस स्टैंड और सीएचसी के हैं, जिन्हें संज्ञान में लिया गया है। यहां आई परिवेदनाओं में से कुछ का निस्तारण तत्काल चौपाल में किया गया और कुछ का निस्तारण प्रक्रिया में था। कुछ परिवेदनाएं जो रह गई हैं, उन्हें जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान जिला कलेक्टर अलवर आशीष गुप्ता, एसडीएम प्रशिक्षु IAS सोनू कुमारी, तहसीलदार रमेश खटाना, विकास अधिकारी बच्चू सिंह मीणा, विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता RC माथुर, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्वजीत सिंह सहित संबंधित जिला व ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, आज ग्राम पंचायत चिड़वई में जो रात्रि चौपाल रखी गई, उसमें समस्त विभागों के प्रतिनिधि भी थे और अभी हमने जो है SDM का चार्ज भी दिया है, हमारे जो IAS प्रोबेशनर है। और जो परिवेदनाएं आई वो बेसिकली जल जीवन मिशन के कुछ इश्यूज़ हैं, जो रोड कटिंग के वो आए, कुछ बिजली के इश्यूज़ हैं, कुछ DP के, कुछ नए कनेक्शंस के इश्यूज़ हैं, कुछ अतिक्रमण के इश्यूज़ आए और एक जनरल रिव्यू भी लिया गया सारे डिपार्टमेंट्स का कि क्या क्या इश्यूज़ मतलब हम क्या क्या बेटर कर सकते हैं उसमें, और डिपार्टमेंट के एंगल से भी उस चीज़ को रिव्यू किया गया है। कुछ इश्यूज़ गोविंदगढ़ के भी आए हैं नोटिस के अंदर, जो रिलेटेड है आपके कोई बस स्टैंड से रिलेटेड है, कोई मेडिकल एंड हेल्थ से रिलेटेड है, तो इन सबको जो है संज्ञान में ले लिया गया है। और जो हमारी जो परिवेदनाएं आई हैं, कुछ का डिस्पोजल ऑन द स्पॉट भी हुआ, इंसिडेंटली कुछ चीज़ों का सोल्यूशन पहले से ही हो गया था, बट वो एग्जीक्यूट अब हम करेंगे आगे। तो उस संदर्भ में जो रिमेनिंग इश्यूज़ हैं वो अभी उसको मैं प्रोसेस में डाल के, तो हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि उसको जल्दी से जल्दी हम। रामगढ़ कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने बिना लाइसेंस अवैध रूप से फार्मेसी की दुकान में चल रही लैब संचालकों पर CMHO डॉक्टर योगेंद्र शर्मा, डिप्टी CMHO डॉक्टर महेश बैरवा की टीम ने कार्रवाई करते हुए लैब संचालन और फार्मेसी के लाइसेंस नहीं मिलने पर दुकानें बंद कराने के मौखिक निर्देश दिए। साथ ही कस्बा रामगढ़ में बिना लाइसेंस अवैध रूप से संचालित मुस्कान मेडिकल व क्लिनिक, शर्मा मेडिकल व लैब, शिवा मेडिकल व स्टार लैब, इंडियन मेडिकल व एडवांस लैब, अग्रवाल लैब, शर्मा एक्सरे व लैब, प्रेम लैबोरेटरी जो कि बिना डिग्रीधारी द्वारा संचालित की जा रही है। साथ ही बायो वेस्ट का निस्तारण भी अवैधानिक तरीके से किया जा रहा है। इधर मेडिकल स्टोर और लैब संचालकों पर कार्रवाई होते देख कस्बे के झोलाछाप डॉक्टर दुकानें बंद कर फरार हो गए। CMHO डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने बताया कि आज हमने रामगढ़ CHC के सामने संचालित फार्मेसी की दुकानों में अवैध रूप संचालित लैबों की जांच की और पाया कि बिना डिग्रीधारी लोगों द्वारा फार्मेसी की दुकानें संचालित की जा रही हैं और इनमें बिना किसी अनुमति और लाइसेंस के अवैध रूप लैब भी संचालित किए जा रहे हैं। बायोवेस्ट का निस्तारण भी अवैधानिक तरीके से किया जा रहा है। जब इन लोगों से फार्मेसी की दुकानें और लैब संबंधित लाइसेंस और दस्तावेज मांगे गए तो वह इनके पास नहीं मिलने पर इन सभी लोगों को दुकानें बंद करने को कहा गया है और बताया कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जब CMHO से मीडिया द्वारा पूछा गया कि आप इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की, तो उन्होंने बताया कि इसके लिए विभाग द्वारा उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, पुलिस और CHC प्रभारी की टीम बनाई हुई है। वह टीम ही इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करेगी। इसके लिए हमने ADC को फोन कर दिया है और CHC प्रभारी डॉक्टर बाबूलाल यादव द्वारा इन सभी फार्मेसी और लैब संचालकों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। साथ ही CMHO डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील की है कि रोगी का जीवन अनमोल है, इसलिए जब आप किसी भी प्राइवेट डॉक्टर से उपचार कराएं या लैब परीक्षण कराएं तो पहले ये जांच लें कि उपचार करने वाला डॉक्टर प्रशिक्षित है या नहीं। जी सर, ये जो कार्रवाई की है, क्या कार्रवाई की है आज आपने? देखिए सर, मैं डॉक्टर योगेंद्र शर्मा CMHO अलवर, आज हमारा एक दल जिसमें डिप्टी CMHO और हमारी टीम के कई लोग मौजूद हैं, उसमें हम रामगढ़ CHC के सामने यहाँ 5-6 दुकानें हैं, यहाँ पर आए। हमने ये देखा कि लगभग प्रत्येक ही जो फार्मेसी की दुकान है उसके अंदर ही लैब का संचालन किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह अवैध है। जो लैब चला रहे थे उनके पास किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट नहीं मिले, उनके द्वारा सभी तरह की जांच कराई जा रही है। पूछने पर मालूम हुआ कि वो जांचों को कि हम अलवर भेज रहे हैं, वहाँ से बस में सैंपल रखते थे, सैंपल आके रिपोर्ट वहाँ से आती है। लैब की जो जांच करने वाले लोग हैं वो क्वालिफाइड नहीं है। मरीज जो हैं वो उनसे जांच करवा रहे हैं, उनके इंजेक्शन लगाने आदि लगाने का तरीका ठीक नहीं है। इसमें कई जो लैब है उनमें फार्मासिस्ट जो हैं उनके पास भी अपना लाइसेंस रिन्यूड नहीं है और तो वह भी उसकी श्रेणी में आता है। दूसरा, यहाँ पर किसी भी जो दुकान है उन्होंने रजिस्टर वगैरह अंकित नहीं किए हुए हैं। TB की दवाइयाँ भी वह व्यक्ति दे रहे हैं, उनके पास कोई भी रजिस्टर संधारण नहीं है। तो अभी हमने फिलहाल इन
इन लैबों को और जो फार्मेसी की दुकानें हैं इनको बंद करने को बोला है कि आप अपने अपने लाइसेंस अगर आपके पास हैं तो हमारे को प्रस्तुत करें, जिससे कि ये खोली जा सके। तीनों जो लैब हैं उनके ऊपर एक भी चिकित्सक नहीं मिला है, तो चिकित्सकों के अभाव में आप लैब का संचालन नहीं कर सकते हैं, यह इनको बता दिया गया है। मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि आज कम से कम यहाँ पर हम 100 लोग तो एकत्रित हैं कि जो लैब रजिस्टर्ड नहीं है, जो फार्मासिस्ट के पास अपने डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है, जब हम बाजार से साधारण चीज़ों को भी देख करके खरीदते हैं तो आप किसी से भी अपनी दवा ले रहे हैं जो शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, उसको लेते समय उसकी तुलनात्मक कर लें, उसकी जांच कर लें कि वो हमें सही मिल रही है कि नहीं, और जो हमारा इलाज कर रहा है वह व्यक्ति क्वालिफाइड पर्सन है। सर दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? सर दोषियों के खिलाफ हमने एडीसी को कॉल कर दिया है, जो कि फार्मासिस्ट का एक्शन लेने के लिए जिम्मेवार है, उनको बोल दिया है। तो वो जो भी तीनों दुकानें हैं हम उनका बाकायदा नाम देंगे और उनके ऊपर संबंधित कार्रवाई की जाएगी कि उन्होंने दवाई का संधारण क्यों नहीं किया और फार्मेसिस्ट उनके पास क्यों नहीं है। बाकी लैब की बात है तो जो लैब है वो अभी हमने बंद कर दी है। उसके बावजूद हम अलवर के लिए भी कागज दिए कि किन लैबों पे इनके सैंपल जाते हैं, तो वहाँ से इनका क्या टाइप है ये देखेंगे कि वहाँ पर भी वो लैब रजिस्टर्ड है या नहीं है। आपने जो हिदायत दी है इनको, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की इनके खिलाफ? तुरंत सीज करना सरकार के आदेश है तुरंत कार्रवाई करने के। कार्रवाई की जा रही है। अभी आप देखिए दुकानें बंद हैं। अब इनके ऊपर जो कार्रवाई है वो जो टीम है अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ के इंचार्ज, यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट, श्रीमान एसडीएम और तहसीलदार साहब, इनके उसमें एक कमेटी बनी हुई है। वही पत्र हम यहाँ के सीएससी इंचार्ज से लिखवा रहे हैं, वह लिख के इनके खिलाफ एफआईआर करेंगे और सीज की कार्रवाई। अगर ये 2 दिन बाद दुकानें खुलती है बिना लाइसेंस के तो आप क्या सख्त कार्रवाई कदम उठाओगे? आप हमें सूचित करें, हम सीएससी इंचार्ज और बीसीएमओ को कहकर इनको बंद कराएं। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा निर्देशित खेल सप्ताह के अंतर्गत एनएसएस प्रभारी अभिनव शर्मा और वरिष्ठ एनएसएस प्रभारी सोनाली शर्मा के निर्देशन में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं के द्वारा लेमन रेस, लंगड़ी, रुमाल झपट्टा, म्यूजिक चेयर और जलेबी खाओ जैसे खेल प्रतियोगिताओं में शिरकत की गई। इस अवसर पर सभी छात्राओं को संबोधित करते हुए महाविद्यालय सचिव डॉक्टर प्रेमलता शर्मा ने कहा कि खेलों के माध्यम से हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व में निखार आता है और इससे हमारे तन और मन को मजबूती प्राप्त होती है। हमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से और खेल की भावना से खेलों में भागीदारी करनी चाहिए। भारतीय जीवन पद्धति और संस्कृति में खेलों का महत्व प्राचीन काल से ही रहा है। प्राचार्य डॉक्टर डी.आर. शर्मा ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता रही छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए और खेलों के महत्व के संदर्भ में अवगत कराया। रीना जमनी चौधरी, मनीषा यादव, पायल शर्मा, मधुबाला मेघवाल, कशिश सरिता, अंशु मेघवाल, अंशु कश्यप और निशा योगी को इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सहायक प्रोफेसर देवेंद्र यादव, रविंद्र कुमार शर्मा और सीमा जांगीर सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। सरकार भले ही बच्चों को प्रेरित करने के उद्देश्य से स्कूल चले हम अभियान का पाठ पढ़ा रही हो, मगर वास्तविक स्थिति ठीक उससे उलट है। स्कूल चले अभियान के तहत बड़ी राशि खर्च करने के बाद भी कई ग्रामीण इलाकों में स्कूलों के हालत बद से बदतर हैं। साथ ही घर से स्कूल तक पहुंचने के लिए बच्चों को नर्क के रास्ते से होकर जाना पड़ता है। ताजा मामला खैरकल तिजारा जिले के मुंडावर उपखंड के गांव खुशालबाज के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का है। यहां पर घर से निकलकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों को मुख्य गेट पर
पर कीचड़ और दलदल वाले रास्ते से होकर जाना पड़ता है, जिसे अगर नरक का रास्ता कहा जाए तो शायद कम नहीं होगा, जिससे बच्चों को घर से स्कूल तक जाने के लिए गंदे रास्ते से होकर जाना पड़ता है। इस कठिन राह पर कई गड्ढे होने के कारण बारिश के दिनों में यह दलदल बन जाती है। आजादी के कई दशक बीत जाने के बाद भी आज हम भले ही आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हों, लेकिन कीचड़ भरे रास्ते से स्कूली बच्चों को जाते हुए देखकर यकीनन सरकारी सिस्टम पर आपको गुस्सा तो आता ही होगा, मगर उससे ज्यादा तरस तो उन मासूम बच्चों पर आता होगा जो रोजाना डर के साए में इस कीचड़ भरे रास्ते से गुजरकर अपना भविष्य संवारने जाते हैं। कई बार तो इन नौनिहालों को घुटने तक कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। कभी किसी का पैर फिसलता है तो कभी कोई पूरा का पूरा कीचड़ से सन जाता है। बच्चों की माने तो कई बार इनको चोटें भी लगती हैं। यूनिफॉर्म और कॉपी किताबें भी कीचड़ से सन जाती हैं। राजकीय महाविद्यालय मालाखेड़ा में राष्ट्रीय खेल सप्ताह के अंतिम दिन आज लेमन रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर रवि कुमार विजय ने बताया कि म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता में 19 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें पुरुष वर्ग में मोहित प्रजापत विजेता तथा महिला वर्ग में दीपा शर्मा विजेता रहीं। रैनी थाना क्षेत्र के रहने वाले परिवार को न्याय नहीं मिलने पर परिवार ने शनिवार को होटल में प्रेस वार्ता कर मीडिया को जानकारी दी, जिसमें पीड़ित ने बताया कि वह रैनी थाना क्षेत्र की रहने वाली है। वह, उसकी बेटी और बहन उनकी बुआ खेतों के घास काटने के लिए खेत पर गई हुई थी, जहां हरकेश, महेंद्र उर्फ धर्मेंद्र, मुरेंद्र, विश्राम, कैला, शिवराम, ललता, हरकेश और अनिल खेत में जबरदस्ती लैट्रिन व बाथरूम का निर्माण कर रहे थे। मना करने पर उन लोगों ने डंडों व लाठियों से मारपीट करना शुरू कर दिया और मोबाइल छीन लिया। उसकी बहन के साथ अश्लील हरकत करने लगे। मारपीट के दौरान जब वो चिल्लाए तो उनकी चाची और चाचा दौड़कर आए और उनको बचाया गया तथा उनके पिताजी दुकान पर बैठे हुए थे। तब अनिल कुमार मीणा ने उनके पिता को जान से मारने की धमकी दी। जमीन पर स्टे की कार्रवाई की गई है। जब थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा गया तो उन लोगों ने पिता को जान से मारने की धमकी दी और कहा कि हम प्रभावशाली लोग हैं। इस मामले की सूचना रैनी थाना पुलिस को दी गई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। आरोपी खुलेआम घूमकर धमकी दे रहे हैं। हमारे गांव के कुछ दबंग लोग हरकेश, महेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश हमारी जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले 2-3 साल से हमें परेशान कर रहे हैं। इसी टेंशन मानसिक पीड़ित मेरी माताजी बीमार पड़ गई, फिर उसमें मेरी माँ की मृत्यु हो गई इसी टेंशन में। और ये लोग फिर से आज भी 27 जुलाई को 25 जुलाई को हमारे खेत में लैट्रिन बाथरूम बनाने लग गए। फिर हमने स्टे लगवा दिया कोर्ट में, फिर इन्होंने कोर्ट की भी नहीं मानी, तो फिर कोर्ट की इन्होंने नहीं मानी, फिर ये काम लोग चालू करते रहे। फिर हम 27 जुलाई को वहाँ पर गए। ये लोग काम कर रहे थे, मिस्त्री सीताराम जोगी, तो हम स्टे का कागज लेके वहाँ पर गए थे। स्टे का कागज लेकर वहाँ पर गए थे तो उन्होंने मिस्त्री सीताराम जोगी से मना किया, उनको दिखाया तो वो हमें जाते तो गालियाँ देने लगे, गालियाँ दी हमें और गालियाँ दी और हमने उनसे मना किया तो हमसे अनेक उन्होंने हरकेश, महेंद्र, सुरेंद्र उनको बुला लिया। फिर हरकेश, महेंद्र, सुरेंद्र वहाँ पर हमारे साथ छेड़छाड़ की और मारापीटी की, हमारे को फावड़े के भैंसों से, लाठियों से। फिर उन्होंने उनके बैरवा ने इनको भेज दिया, फिर मारापीटी की, हमारा फोन भी छीन लिया उन लोगों ने। कितनी बीघा जमीन का मामला है और अभी तक आपने कहाँ शिकायत की है? हमारा 15 बीघा 8 बीघा जमीन है और हमने रैनी थाने में करी थी, FIR करवाई थी। वहाँ पर भी कोई न्याय नहीं मिला हमको। हमारी रिपोर्ट हमने सुबह 11:30 बजे करीबन 27 जुलाई को गए थे, वहाँ पर हमारी रिपोर्ट नहीं ली। हमको करीबन 6-7 घंटे बैठ रही है। हमारी रिपोर्ट 7 बजे ली, शाम को 7-8 बजे। फिर उन्होंने हमारा मेडिकल भी करवाया 6-7 बजे। फिर जिन्होंने आपके साथ मारपीट की वो आपके परिचित हैं या गाँव के, क्या लगता है? गाँव के हैं वैसे तो। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अल्वर न्यूज के साथ।
पोथी कलम प्ले स्कूल। जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर में इन दिनों आवारा श्वानों का आतंक है। श्वान लोगों को लगातार जख्मी कर रहे हैं, लेकिन इस ओर नगर निगम प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। नगर निगम इन आवारा श्वानों को नहीं पकड़ पा रही है। मालन की गली और त्रिपोलिया महादेव मंदिर के आसपास एक आवारा श्वान ने करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों को जख्मी कर दिया। पीड़ित इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे। आवारा श्वान ने आतंक इस तरह से फैलाया कि त्रिपोलिया मंदिर में दर्शन करने के लिए आए कई भक्तों को काट लिया। जब लोग उस श्वान के पीछे दौड़े तो वह मालन की गली में घुस गया और रास्ते में जो भी राहगीर जा रहे थे उन सबको अपना निशाना बनाकर घायल कर दिया। इसके अलावा करीब 2 लोगों के तो पैर की अंगुली और अंगूठा तक चबा गया। मालन की गली के रहने वाले मोहन ने बताया कि त्रिपोलिया मंदिर के पास यह श्वान बैठा रहता था। अब वह पागल हो गया और त्रिपोलिया मंदिर में दर्शन करने के लिए आए भक्तों पर हमला भी कर दिया। कल रात को मेरे को सूचना मिली कि मैं दुकान पे था कि मेरे बेटे को कुत्ता खा गया। जब मैं सोचा नॉर्मल खाया है तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन जब आके देखा मैंने तो उसके अंगूठे के पास वाली उंगली को काफी लंबा फाड़ दिया उसने। तो तुरंत हम लेके सरकारी हॉस्पिटल गए। उसके बाद पता लगा मेरे को, मेरे ही पड़ोसी को 1 घंटा पहले उसके खा गया पंजे से ऊपर। उसकी कम से कम भी मान के चलो 3 इंच का लंबा घाव कर दिया, जो कि गूंगा बहरा है, कोई बताने में असमर्थ है, सुनने में असमर्थ है वो। फिर हम उस कुत्ते को मारने के लिए पीछे दौड़े तो पता लगा कि वो कुत्ता त्रिपोले के आसपास रहता है और त्रिपोले के भी कम से कम भक्तों को 10 से 12 भक्तों को खा चुका है। रंग का है वो कुत्ता? उसका सुनने में कलर आया, मैंने तो खैर देखा नहीं, भूरे रंग का है, सफेद और पतला सा है। तो क्या नगर परिषद वाले कोई कार्रवाई नहीं? हाँ, किया था हमारे पड़ोसी है नवीन जैन जी, उन्होंने पवन जी को फोन किया था कि एक कुत्ता इस तरह से मोहल्ले के बासिंदों को काट रहा है। तो उन्होंने बोला कि अभी हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है और रिपोर्ट आने पर हम इसकी सूचना आगे दे देंगे, जब इसकी हम कार्रवाई करेंगे। तो अभी वो क्या खुलेआम घूम रहा है? हाँ, अभी खुलेआम घूम रहा है। मोहल्ले के लोग बता रहे हैं कि सुबह 7-1 बजे का आसपास मालंगड़ी के बाहर देखा गया। कितने लोगों को लगभग खाया है भाई? 10 से 12 तो त्रिपुरा के भक्तों को खाया है। उसके बाद यहाँ गली में आया है तो 2 जने तो हमारे संपर्क में आए हैं, बाकी और किसी को खाया तो पता नहीं। कुल मिला के मोहल्ले में पूरा खतरा बना हुआ है। पूरा खतरा बना हुआ है। इसको अति शीघ्र नहीं पकड़ा गया तो महामारी अच्छी फैलने का डर है और जो कितनों लोगों को ये अपना शिकार बनाएगा। मोहन शर्मा और मेरे बेटा है जो जिसको कुत्ता खाया है दक्ष भारद्वाज। और दूसरा दूसरा है राकेश कुमार वर्मा है, इनका छोटा भाई है। मेरा छोटा भाई। अलवर दुर्बलनाथ जयंती एवं विवाह समारोह समिति के तत्वावधान में संत शिरोमणि दुर्बलनाथ महाराज की 163वीं वर्षगांठ पर विशाल सत्संग और भव्य शोभा यात्रा भंडारे का आयोजन 14 सितंबर और 15 सितंबर को किया जाएगा। शोभा यात्रा 15 सितंबर को सुबह 8 बजे विवेकानंद चौक से निकलेगी। 14 सितंबर को सत्संग का आयोजन होगा। शोभा यात्रा का शुभारंभ विवेकानंद चौक से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्ग मालाखेड़ा बाजार, त्रिपोलिया, बजाजा बाजार, हॉप सर्कस, घंटाघर, पंसारी बाजार, केडलगंज, बिजलीघर चौराहा, भगत सिंह चौराहा से होती हुई खटीक छात्रावास में पहुंचकर संपन्न होगी। इसके बाद भंडारे का आयोजन भी होगा। इसके अलावा 10वीं 12वीं स्नातक, स्नातकोत्तर, राजकीय सेवा में चयनित बिजनेस में बेहतरीन उपलब्धि हासिल करने वाले कारोबारी और अभ्यर्थियों को पुरस्कार वितरण भी किया जाएगा। दुर्बलनाथ जयंती एवं समारोह समिति अध्यक्ष छैल बिहारी किराड़ ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 14 सितंबर और 15 सितंबर को दुर्बलनाथ जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 15 सितंबर को भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इसके अलावा पुरस्कार वितरण मेरिट के आधार पर किया जाएगा। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हम हर बार की तरह करते हैं क्योंकि हमारा सामूहिक सम्मेलन 12 मार्च को हो चुका है और अब 14 और 15 सितंबर को हम अनंत श्री दुर्बलनाथ जी की भव्य शोभा यात्रा, भंडारा और सत्संग का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उसके परिप्रेक्ष्य में हम सभी लोगों को आमंत्रित किया है। तो ये हमारे कार्यक्रम है। 14 सितंबर सुबह 10 बजे खटीक छात्रावास के सामने सत्संग है और 15 तारीख को
सुबह 8 बजे से 2 बजे तक भव्य शोभा यात्रा है और 2 बजे के बाद भंडारा है। इसके अलावा खटीक समाज के जितने भी हॉस्टल्स हैं, युवाओं को हमने एक कंपटीशन रखा है शक्ति प्रदर्शन के तौर पे और एक दूसरे इन्वॉल्व होने के लिए हमने उनको रस्सा कसी का एक टूर्नामेंट भी किया है ताकि उनकी सहभागिता बने और युवा इससे जुड़े। इसके अलावा बहुत से धार्मिक संगठन हैं, उनको भी हमने आमंत्रित किया है, भले वो खटीक समाज से नहीं है लेकिन वो धार्मिक संगठन के लोग हैं, उनको भी हमने भव्य झांकियों के लिए उनको आमंत्रित किया और कई झांकियां इसमें आएंगी भी। राम दरबार की भी झांकी आएगी और एक जो हमारे अभी 2 दिन पहले ये बताओ शोभा यात्रा का रूट क्या रहेगा? शोभा यात्रा हर तरह की, जैसे कि हर साल जहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलेगी? अशोका टाकिज से निकलेगी और त्रिपोलिया होते हुए, होप सर्कस से होते हुए, भगत सिंह से होते हुए और जेल के चौराहे खटीक छात्रावास के सामने पहुंचेगी। आपका समाज आपके विपक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कुछ लोग छात्रावास, जी क्या कहेंगे आप? वो उन्होंने जो की है उनकी समिति अलग है, उस समिति छात्रावास समिति का और दुर्बलनाथ समिति से कोई लेना देना नहीं, ना है उनकी समिति के हमारे उसमें मेंबर हैं, क्योंकि उनका छात्रावास केवल छात्रों से संबंधित देखभाल के लिए है और दुर्बलनाथ समिति जो है ये सामूहिक सम्मेलन एवं दुर्बलनाथ जयंती निकालती है, तो इससे संबंधित जो बातें होंगी उसके लिए हम पूरी तरह से अधिकार रखते हैं और समाज ने हमको चुना है। क्या वो लोग आपके समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हमने उनसे बहुत प्रयास किया है और अब भी प्रयास करें कि एक जाजम पे आए और मुझे उम्मीद है समाज के लोग उनको वापस एक उस पे लेके आएंगे और एक ही समिति के माध्यम से। 3 लाख रुपए की आप कोई बात बता रहे थे, 3 लाख रुपए का क्या मामला है वो बता। देखिए हमारे समिति में एक अविनाश मल्होत्रा जो कि खटीक समाज के ही हैं, वो हमारे मीडिया का कार्य संभाल रहे थे, उन्होंने बताया कि मैं अच्छी तरह से जानता हूं, तब हमने उनको समिति में कि ये अच्छा कार्य करेंगे तो उनको चुन लिया था प्रचार मंत्री। लेकिन जैसे हमारा सामूहिक सम्मेलन आया तो उसमें हमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ी, तो इन्होंने कहा कि मैं बहुत सारी जिम्मेदारियां लेता हूं, मैं हेलीकॉप्टर भी लाऊंगा, मैं बैंड बाजा घोड़ी इन सब के लिए, तो हमने अपने दायित्व बांट दिए थे। तो उनको 3 लाख रुपए के लगभग हमने उनको नगद पैसा दिया था हमारी कार्यकारिणी ने कि आप ये व्यवस्थाएं कीजिए। कब दिया था? ये दिया था हमने सामूहिक सम्मेलन से पहले फरवरी मार्च में, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई भी नहीं किया। जब हमने पैसे मांगे तो उन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, और उन्होंने जो हिसाब दिया था उसमें से एक महत्वपूर्ण बात थी कि उन्होंने पुलिस थाने को परमिशन के लिए दिया। हमने उनसे पूछा कि कौन से पुलिस थाने को, किस थानेदार को दिया है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, केवल लिखित में दिया। कितने पैसे बताए पुलिस को दिए हैं? 50,000। किस थाने को दिए? ये नहीं बताया उन्होंने। जब हमसे उनसे पूछा है तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने हमारे खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू कर दिया और अन्य गुट के साथ मिल करके इस कार्यक्रम को डिस्टर्ब करना चाह रहा है। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब शीघ्र ही हमारा जो डेलीगेशन है वो एसपी साहब से मिलेंगे, कलेक्टर साहब से मिलेंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल मुकदमा दर्ज होगा। एक और उनको अभी 1-2 दिन के अंदर और उनसे हम एक बार कहेंगे कि या तो आप हमारे जो पैसे उनका हिसाब दें, रिकवरी करेंगे, नहीं करेंगे तो हम उनके जाएंगे। महिला मित्र भी आप बता, उनके साथ एक महिला मित्र भी हैं, वो भी उन्होंने भी कुछ पर्चियां दी हैं जो फर्जी बिल दिए हैं। अभी हम उनका नाम नहीं लेना उचित समझते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हम वहाँ पे खुलासा करेंगे। मतलब फर्जी बिल पेश किए गए कि ये इसी सामान में? जी बिल्कुल फर्जी बिल पेश किए थे, हमने उनको मान्य नहीं किया है। तो फिर आपने उनके बारे में पता किया होगा? बिल्कुल किया पता, उन्होंने मना कर दिया साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छैल बिहारी कराड़, जिला अध्यक्ष खटीक समाज, संत दुर्बलनाथ जयंती विवाह समारोह समिति। खैरकल तिजारा जिले के मुंडावर ब्लॉक का एक ऐसा सरकारी स्कूल भी है जो निजी स्कूलों को भी पीछे छोड़ रहा है। कादर नंगला गांव में स्थित शहीद श्याम सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आज यहां दी गई बेहतरीन सुविधाओं के चलते चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे देखने के लिए अब दूर दराज से लोग भी आने लगे हैं। शहीद श्याम सिंह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कादर नंगला की विकास यात्रा और भव्यता से प्रभावित होकर शनिवार को कोटकासिम उपखंड की ग्राम पंचायत झाड़का के सरपंच, प्रतिनिधि तथा अन्य गणमान्य लोग विद्यालय आकर पूरे विद्यालय का अवलोकन किया और यहां के विकास कार्यों की सराहना की। साथ ही अपने गांव के विद्यालय के लिए इसी तरह के विकास के लिए विद्यालय संस्था प्रधान सुमित कुमार यादव से विचार विमर्श किया तथा इस तरह से विकास कार्यों के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए इस विषय पर बात भी की तथा यहां हो रहे विकास कार्य, बच्चों के शिक्षण में सुधार तथा स्टाफ के द्वारा ऐसी भागीदारी जो निजी स्कूलों को मात देने वाली, उसकी सराहना की। कोटकासिम से आए हुए सभी गणमान्य लोगों का संस्था प्रधान सुमित कुमार यादव ने अभिनंदन
अभिनंदन किया तथा शिक्षा के क्षेत्र में अपने विजन को प्रस्तुत करते हुए बताया कि मेरा उद्देश्य सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चे को उन सुविधाओं से रूबरू करवाना है जो निजी विद्यालयों की तरफ देखते हैं। आने वाले समय में की जाने वाली विकास कार्यों को और गति देने के लिए अपना रोड मैप समझाया। आज यह विद्यालय इस क्षेत्र का ही नहीं बल्कि जिले तथा राज्य में एक आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित हो चुका है, जिससे प्रेरणा लेकर बहुत से लोग सरकारी विद्यालयों को आगे बढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं। इस तरह के कदम शिक्षा जगत शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के भविष्य के लिए सकारात्मक ऊर्जा प्रस्तुत करेंगे। इस दौरान पीईईओ मनोज बेनीवाल, पंच सोना सिंह, झाड़का सरपंच प्रतिनिधि शीशराम, राहुल, कैलाश, शेर सिंह, मामन सिंह, सूरज सिंह, राकेश सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। I am Jasprit. Mr. Lakshman is my father. Mr. Balvinder Kaur is my mother. I study in government school. I study in 7th class. My father is a farmer. My mother is a housewife. I Priya is my best friend. मैं इस स्कूल को देख करके इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ कि मुझे प्राइवेट स्कूल से भी ये जो गवर्नमेंट स्कूल ज़्यादा इम्प्रूव्ड दिख रहा है, ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। और हम झाड़का गांव से यहाँ आए थे, हमें मतलब लगा कि भाई इस स्कूल को देखने से हम भी अपने स्कूल को डेवलप करेंगे। और कमरों का डेकोरेशन से लेके और बच्चों का स्टैंडर्ड और टीचर्स का स्टैंडर्ड, टीचर्स तो वही सभी पास करके आ रहे, वही टेस्ट सभी पास करके आए, लेकिन इनका जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इंटरेस्ट है उसको देख करके हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं। और हम भी चाहेंगे कि हम अपने स्कूल को भी इस स्तर पर लाने का प्रयास करें। दूसरी बात ये कि हम इन सभी टीचर से और सभी स्टाफ से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे स्कूल को भी इस तरह का बनाने के लिए जो भी आपने एफर्ट्स किए हैं, जो भी आपने प्रयास किए हैं, वो हमें भी प्रयास करवाएं और हमें सहयोग करें। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार जी, हम झाड़का ग्राम से आए हैं, सभी 5-6 लोग हैं और स्कूल की विजिट किया हमने यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा देखने को मिला। बहुत ही इम्प्रेस हैं हम इस चीज़ से कि मेरे ख्याल से तो पूरी हमारी तहसील में तो ऐसा स्कूल नहीं है। बच्चों का टेस्ट भी लिया और यहाँ की व्यवस्था, रसोई, कमरों का जो डेकोरेशन है वो भी मतलब उच्च क्वालिटी का है बिल्कुल। और टीचर जो हैं, लेडी टीचर, जेंट्स टीचर, सभी बहुत ही वेल एजुकेटेड लगते हैं देखने में ही। और स्टूडेंटों का जो थोड़ा इंटरव्यू लिया, उनको आपस में जो उन्होंने बताया अपने विषयों के बारे में, बहुत ही बढ़िया किस्म से बताया। तो इससे पता लगता है कि स्कूल बहुत ही तरक्की पे है। हमारी तहसील में ऐसा स्कूल नहीं है। धन्यवाद। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें निर्देशित किया कि राजस्व न्यायालय में लंबित प्रकरणों का गुणवत्ता के साथ त्वरित निस्तारण करें ताकि काश्तकारों को समयबद्ध राहत मिल सके। जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि काश्तकारों को राहत देने की सकारात्मक भावना के साथ राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाएं। नामांतरण में भू संपरिवर्तन के प्रकरणों को निर्धारित समय में कराया जाना सुनिश्चित कराएं। उन्होंने उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं से संबंधित भूमि आवंटन के उन सभी प्रस्तावों जिनमें भूमि की उपलब्धता है को 1 सप्ताह में निस्तारित करें तथा शेष रहे प्रकरणों की प्रभावी मॉनिटरिंग कर उनका भी प्राथमिकता से निस्तारण कराएं। उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्व रिकॉर्ड में आम रास्ते दर्ज करने के लंबित प्रकरणों को 1 सप्ताह में निस्तारित करें। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा ने आज सूर्यनगर स्थित सेंट्रल जीएसटी कार्यालय परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान एवं हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मंत्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर संचालित किया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अरविंद गेट की अध्यक्षता में ब्लॉक तिजारा के समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, बीपीओ, बीएचएस, बीएओ एवं समस्त सीएचओ की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें एनपीएनसीडी कार्यक्रम के तहत 30 वर्ष से 65 वर्ष तक के समस्त लोगों की गैर संचारी रोगों जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर आदि की स्क्रीनिंग करने हेतु निर्देशित किया। वर्तमान में मौसमी बीमारियों को मद्देनजर रखते हुए निर्देशित किया गया कि ब्लॉक तिजारा की समस्त सीएचओ, एएनएम एवं आशा सहयोगिनी 1 सितंबर से 1
माह तक गांवों में जाकर मेडिकल कैंप लगाएंगे, जिसमें मौसमी बीमारियों का सर्वे करेंगे एवं फील्ड में समस्त शेष लक्षित लाभार्थियों की आभा आईडी भी बनाएंगे तथा समस्त शेष लक्षित लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए जाएंगे। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला की अध्यक्षता में जिला सचिवालय खैरतल तिजारा में तिजारा, कोट कासिम एवं टपुकड़ा राजस्व विभाग के अधिकारियों की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने एसडीएम व तहसीलदार स्तर पर लंबित सरकारी चारागाह, सिवायचक, भूमि अतिक्रमण के प्रकरणों, तल्फी, पत्थरगड़ी, तरमीन कार्य, एलआर एक्ट, पीडीआर एक्ट, एलआर एक्ट, रोडा एक्ट, सीएमओ स्टेट एवं लोकायुक्त के प्रकरणों पर कार्रवाई कर जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व विभाग के सभी प्रकरणों की समीक्षा करते हुए चारागाह, भूमि अतिक्रमण को चिन्हित कर हटाने के निर्देश दिए। बजट में जिले के लिए हुई घोषणाओं हेतु भूमि आवंटन के कार्य तत्परता से करते हुए पूरे करने के निर्देश दिए। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें सीपी गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लायंस क्लब इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट 3233E1 के लायन गिरीश गुप्ता, रीजन चेयरपर्सन रीजन 2 सावरिया की अध्यक्षता में अलवर के तीनों लायंस क्लब अलवर, लायंस क्लब अलवर सिटी, लायंस क्लब अलवर मत्स्य के पदाधिकारियों के महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया गया। लायन गिरीश गुप्ता ने बताया कि मीटिंग में तीनों क्लब्स के पदाधिकारियों को बुलाया गया, जिसमें रीजन 2 के रीजन सचिव लायन सत्यनारायण खंडेलवाल, लायंस क्लब अलवर के अध्यक्ष लायन रविंद्र गर्ग, सचिव लायन GL गुप्ता, कोषाध्यक्ष लायन अमित खंडेलवाल, लायंस क्लब अलवर सिटी के अध्यक्ष लायन डॉक्टर हरीश गुप्ता, सचिन लायन घनश्याम गुप्ता, कोषाध्यक्ष लायन विमल गुप्ता तथा लायंस क्लब अलवर मत्स्य के अध्यक्ष लायन डॉक्टर मंजू अग्रवाल, सचिन लायन सुधा अग्रवाल, कोषाध्यक्ष लायन संध्या अग्रवाल, पूर्व सचिव लायन विनोद अग्रवाल ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बहुत लंबे समय से सभी क्लब्स के पदाधिकारी एवं सदस्य एक संयुक्त रूप में संगठित होकर सेवा कार्य करने की सोच रहे थे। लायन गिरीश गुप्ता ने बताया कि 1 सितंबर को निःशुल्क मधुमेह जांच मित्तल हॉस्पिटल में प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक करी जाएगी। 4 सितंबर को शिक्षक दिवस सम्मान समारोह का आयोजन होम्योपैथिक कॉलेज शिवाजी पार्क अलवर में शाम 5 बजे से 11 सितंबर को राधा अष्टमी पर बिजली घर चौराहे पर वस्त्र वितरण कार्यक्रम, 21 सितंबर को चाइल्डहुड कैंसर पर मित्तल हॉस्पिटल में अवेयरनेस टॉक कार्यक्रम तथा 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे पर हरीश हॉस्पिटल में हार्ट अवेयरनेस टॉक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सब्जी मंडी परिसर में किसान सब्जी मंडी यूनियन तिजारा के चुनाव हुए, जिसमें रामावतार सैनी को निर्विरोध अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा धन सिंह सैनी उपाध्यक्ष, राकेश कुमार कोष अध्यक्ष, ओम प्रकाश सैनी महासचिव, सुभाष चंद्र सैनी सचिव तथा आरिफ खान प्रचार मंत्री बनाए गए हैं। इस अवसर पर सब्जी मंडी के सदस्य टिंकू, पप्पू जयपाल, हरदयाल, सुरेश सिंधी, राजेश पदम, मनीष वर्मा, रमन, पुनीत, रिंकू, भवानी, सोहनलाल, उदय एवं समस्त मौजूद रहे। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।